हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट था अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड था अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिटेल से बता दिया था उनके बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसमें? इन फीमेल। किसमें बात कर रहे हैं भाई? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ह्यूमन में फीमेल की बात कर रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना मेन टॉपिक चल रहा था जिसमें अब हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या हम हिंदी में बोले द्वितीयक लैंगिक अंग। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव या हम लोग बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? द्वितीयक जनन अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, जनन अंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग के अलावा, किसके अलावा भाई? प्राथमिक जनन अंग के अलावा जो भी अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो क्या होगी डेफिनेशन? प्राथमिक अंगों के अलावा, प्राथमिक जनन अंगों के अतिरिक्त वे सभी अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जनन क्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में या मानव स्त्रियों में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं 3। कितने भागों में डिवाइड किया गया भाई? 3 भागों में। फर्स्ट जो है अपना वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका। सेकंड है अपना यूट्रस या गर्भाशय, और थर्ड है वेजाइना। हिंदी में बोलते हैं योनि। क्लियर है? कितने भागों में डिवाइड किया गया है भाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को? 3 में। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फर्स्ट हम बात करते हैं अंडवाहिनी नलिका की। क्या है अंडवाहिनी नलिका? जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके हम नाम के अकॉर्डिंग ही उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका क्या होगी? ये नाम क्या है? अंडवाहिनी नलिका। अंड का मतलब अंड, वाहिनी का मतलब वाहन करने वाली, नलिका का मतलब नलिका। ठीक है, तो अगर हम सटीक डेफिनेशन की बात करें तो यह जो नलिका होती है यह एक नलिका रूपी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? नलिका रूपी संरचना होती है जो फैली रहती है, जो फैली हुई पाई जाती है। कहाँ पर? गर्भाशय तक फैली हुई पाई जाती है। ठीक है, यह जो नलिका होती है कुंडलित नलिका होती है। कैसी नलिका होती है भाई? कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ पर होती है स्थित? गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। यह इसका जो मेन फंक्शन होता है, अंडवाहिनी नलिका जो होती है अंडाणुओं को, किसको? अंडाणुओं को पैसेज करने का कार्य करती है। कहाँ तक?
अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह जो नलिका होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। मेन अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, किसकी सॉरी अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। मतलब जो स्पर्म और जो एग होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी नलिका में होता है। इसके बाद यह यूट्रस में क्या हो जाता है? इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है या रोपण हो जाता है। क्लियर है? लेकिन निषेचन के लिए जो विशेष माध्यम प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। यह जो नली होती है उदर गुहा के पीछे तक फैली हुई रहती है। कहाँ तक फैली रहती है भाई? उदर गुहा के पीछे तक फैली रहती है। क्लियर है? तो फैलोपियन ट्यूब क्या है? नलिका रूपी संरचना होती है, कुंडलित नलिका होती है। कार्य क्या है? अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य। गर्भाशय के दोनों ओर फैली हुई होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन को मुख्य जो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उदर गुहा में पीछे तक फैली हुई रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूट्रस की या गर्भाशय की, नाम भी क्या है? गर्भाशय, मतलब गर्भ को आश्रय प्रदान करने वाली संरचना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पे यही आती है कि जो गर्भाशय होता है इसमें ही जो शिशु होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा या अपरा वह रचना होती है जो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, श्वसन देने का जो कार्य करती है। तो इस सब का जो रोपण होता है वो कहाँ पर होता है? इन गर्भाशय। मतलब भ्रूण का जो मेन विकास होता है वो कहाँ पे होता है? इन यूट्रस। तो यूट्रस जो होती है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? थैलेनुमा संरचना होती है, जिसका ऊपर वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो सकरा होता है। क्लियर है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूट्रस की। तो यूट्रस कैसी संरचना होती है? एक थैलेनुमा मासल वह लचीली संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई? मासल वह खोखला भाग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका चौड़ा भाग कहाँ होता है? ऊपर की ओर, और सकरा भाग नीचे। चौड़ा भाग कहाँ रहता है? ऊपर, वह संकरा भाग कहाँ रहता है? नीचे। क्लियर है इतनी बात? जो सकरा भाग होता है वो गर्भाशय गिरवा द्वारा, कौन सा सकरा भाग? मतलब नीचे वाला भाग। सकरा भाग मतलब नीचे वाला भाग गर्भाशय गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। मतलब थर्ड पोर्शन कौन सा है भाई? वेजाइना। तो यह गर्भाशय गिरवा के द्वारा कहाँ पे खुलता है? योनि में खुलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें आगे चलकर मैंने बताया कि अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है दाईं और बाईं दोनों साइड मरीज होती है। तो इम्प्लांटेशन के बाद जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भाशय में रोपित करने का कार्य किया जाता है भ्रूण को। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये दोनों कहाँ खुलती है? आगे चलकर गर्भाशय में खुलती है। कौन? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है इतनी बात? तो गर्भाशय में क्या होता है? निषेचित जो अंड होता है स्थापित हो भ्रूण का विकास होता है। मतलब किसमें? गर्भाशय में। निषेचन किसके द्वारा होगा? शुक्राणु अंड के। निषेचित भ्रूण का क्या होता है? स्थापना या प्रत्यारोपित होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रोपण। क्लियर है? स्थापित भ्रूण का क्या करता है? विकास। क्लियर है इतना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, माता व शिशु के द्वारा, जो माता और शिशु का अटैचमेंट होता है किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। जैसा वी ऑल नो दैट प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? तो प्लेसेंटा का जो रोपण होता है वो भी कहाँ पे होता है? गर्भाशय में।
प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय। क्लियर है? तो ये था हमारा यूट्रस। थर्ड हम बात करेंगे किसकी? वेजाइना की या योनि की। तो योनि जो होती है ये मूत्राशय व मलाशय के बीच में, कहाँ कहाँ? मूत्राशय व मलाशय के बीच में स्थित संरचना होती है। मूत्राशय व मलाशय के बीच में इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। तो योनि की अगर हम बात करें कहाँ स्थित होती है भाई? मूत्राशय व मलाशय के बीच। लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो संरचना होती है स्त्री में वो मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करती है। मैथुन कक्ष के मतलब कि जो नर के द्वारा वीर्य का जो स्खलन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? इन वेजाइना। तो किसके रूप में कार्य करती है? मैथुन कक्ष के रूप में, ह्यूमन में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यह जो रचना होती है रजोधर्म के दौरान जो रक्त का स्खलन होता है वो भी इसके द्वारा होता है। साथ ही साथ भ्रूण के जन्म के समय यह जो रचना होती है भ्रूण को एक्साइट करने का या भ्रूण को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो भी किसके द्वारा होता है? योनि के द्वारा। मतलब भ्रूण को भी रास्ता प्रदान करती है और रजोधर्म के दौरान होने वाली विभिन्न क्रियाओं को भी रास्ता प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? योनि के द्वारा किया जाता है। जो योनि होती है इसमें पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार पूछा जाता है कि वेजाइना में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो वेजाइना में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं भाई? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो वेजाइना को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है। और ये किसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक अम्ल का। किसका निर्माण करेंगे? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्शन को बचाता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है?